K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब निकालो आप x की वैल्यू। तो यहाँ से देखो x के लिए मैं यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ आपको। a को आपने लिखा है a0, a माइनस x को आपने लिखा है 80, जिसमें से इसको गायब कर दो। बताओ क्या मैं x की वैल्यू a0 माइनस 80 के इक्वल लिख सकता हूँ, है ना? तो ये रहा a0, बताओ 80 की वैल्यू कितनी है? a0 इंटू e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। x के लिए उठा के यहाँ रख दो। तो देखो किसी भी टाइम t पर b की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बना, क्या बन गया? K1 अपॉन K1 प्लस K2। x की रखो a0 बाहर निकाल के, साथ में a0 यहाँ लिख लूँ, क्या बचेगा? तो याद रखने क्या बनेगी, रखो भी आ जाए कुछ नहीं होगा। हम एक और ट्रिक याद रखनी है, वो हमारे आंसर्स निकालेंगे ना। देखो अगर आपके पास कोएफिशिएंट्स भी प्रेजेंट है तो ट्रिक एक्चुअली हम ये वाली याद रखेंगे और यहीं से सब कुछ सॉल्व करेंगे। इफ कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट, तो रिएक्शन कैसे लेते हैं? देखो रिएक्शन बन गई, a का भी कोएफिशिएंट है n1, b का भी कोएफिशिएंट है n2 और c का भी कोएफिशिएंट है n3। देख तो क्या होता है जब यहाँ कोएफिशिएंट आते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको होने की जरूरत है नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे हम लोग। बात वो ये कि मान लो यहाँ से x मोल ऑफ a कन्वर्ट हुआ इन दोनों के अंदर, ठीक है? देखो कैसे बनाओगे आप। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना b बनेगा कितना c, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो x मोल एरिया जितना भी a जाएगा वो K1:K2 के रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बताओ b के हिस्से में कितना आएगा? K1 अपॉन K1 प्लस K2, ये तो आएगा ही आएगा। फिर आप आओ स्टोइकियोमेट्री पे, बताओ इसके n1 मोल से कितना बनता है? n2। बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? n2 अपॉन n1। तो बताओ x से कितना बनेगा? बस ये क्या आ गया आपके पास, कितना b बना, जितना भी a कन्वर्ट हुआ उससे कितना b बना वो आपको मिल गया। सिमिलरली x मोल a से कितना c बनेगा, तो बताओ c कितना बनेगा? K2 अपॉन K1 प्लस K2। फिर आप क्या बोलोगे कि भाई n1 मोल से बनता है n3, 1 से कितना बनेगा? n3 बाय n1 और x से कितना बनेगा? n2। ये आ गया c का अमाउंट। आ रही बात समझ में? फिर अब देखो जब कोएफिशिएंट्स हैं तो आप अगर b और c की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालो तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो K1 प्लस K2 गया, n1 से n1 गया, x x गया, बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगा? n2 K1 अपॉन n3 K2। अगर b और c का रेशियो आ गया तो बताओ परसेंटेज ऑफ b कितना होगा इन प्रोडक्ट? कैसे निकालोगे? n2 K1 अपॉन n2 K1 प्लस n3 K2 इंटू 100। समझ में आ रहा है ना भाई? जब देखो इधर आओ वापस पे अपना, जब K1 अपॉन K2 के रेशियो में था तो परसेंटेज ऑफ b कितना आ रहा था? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो b इस रेशियो में है तो परसेंटेज कितना आएगा? दिस अपॉन दिस प्लस दिस इंटू 100। बताओ परसेंटेज ऑफ c क्या बनेगा? n3 K2 अपॉन वापस से n2 K1 प्लस n3 K2 इंटू। तो कुछ नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये बनाना आना चाहिए। ये आपको बनाना आ गया तो आपको जो चाहिए आप वो यहाँ से डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x तो आप जानते हो। मान लो आपको b की कंसंट्रेशन लिखनी है तो लिख दो भाई। बताओ b की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ से टाइम t पर? n2 K1 अपॉन n1 इंटू K1 प्लस K2 और x के लिए क्या हो गई? 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू होगा। हाँ a0 भी आएगा साथ में, कर सकते हैं, ठीक है? तो बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। बट इसमें क्या है ना, और वेरिएशन है। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट आता है बट वो अपने काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये अभी 100% करेक्ट नहीं है, मैं खुद ही बता दूं आपको, बट मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आप तो बस इतना सा ध्यान रखो, ये ट्रिक आपने सीख ली, आप पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? चलो सॉल्व करते हैं और फिर बात करते हैं। कॉपी करो इस ट्रिक को, फिर हम मूव करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं ऑन पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखो पहला सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। रिएक्शन इज दिस, आपकी रिएक्शन दी गई है a goes to b, a goes to c। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 0.693 मिनट इनवर्स और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 1.386 मिनट इनवर्स। ठीक, व्हाट यू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ b एंड c इन प्रोडक्ट्स। पूरा आसान सा क्वेश्चन है। कभी आपको पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिले, सबसे पहले आप K1 और K2 का रेशियो निकाल लो। दिख रहा है आपको कुछ? अगर मैं K1 को K2 से डिवाइड कर दूं तो रेशियो आ रहा है 1:2। उसको क्या क्वेश्चन सॉल्व? अगर आपको परसेंटेज ऑफ B निकालना है इन प्रोडक्ट्स तो वो कितना बनेगा? 1/1 + 2 × 100, दैट इज 33.33। इसका मतलब C का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 66.67% कौन बना होगा? आपका C फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, ये बहुत पहले टाइप के चिल्लर क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर मैं आपको लेकर चलूं तो मैं क्या करता हूं, इसमें कोएफिशिएंट भी इन्वॉल्व कर लेता हूं। क्या इन्वॉल्व कर लेता हूं? कोएफिशिएंट इन्वॉल्व करता हूं और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, है ना? ये तो बहुत आसान है, इनमें आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको दौड़ा दो, तो लिखना भी जरूरी नहीं था अपने लिए। देखो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या है, एक रिएक्शन है A goes to 2B एंड A goes to 3C। ये है K1 और ये है K2। ठीक है, आपको कह रहा है कि जो A है, A का हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है इसने, which is 1.386
इंटू 10 टू द पावर 2 आवर्स। ध्यान रखना पूरे ए का हाफ लाइफ दिया हुआ है इसने, ये कह रहा है कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी है ए का हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है इसने विच इज 1.386 इंटू 10 टू द पावर 2 आवर्स। ध्यान रखना पूरे ए का हाफ लाइफ दिया हुआ है इसने, ये कह रहा है कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी इन प्रोडक्ट्स is 50%, then partial half life of A for conversion into B, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करनी है। कह रहा है कि देखो ये इसकी एवरेज हाफ लाइफ है, ठीक है, टोटल ओवरऑल जो होती है आपको निकालनी कि जब ये ए से बी में जा रहा है तो इस रिएक्शन की, सिर्फ इस रिएक्शन की हाफ लाइफ कैसे क्या होगी। तो देखो आप क्या करो, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल लो, रेट कांस्टेंट आ गया तो हाफ लाइफ कैसे निकाल लेंगे 0.693 अपॉन K1 से, यानी इनडायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन में K1 ढूंढना है। सही है, उसने बोल दिया है जितना भी प्रोडक्ट बना उसमें बी का हिस्सा कितना है 50%, तो फिर सी का हिस्सा भी कितना होगा 50% ही होगा। ठीक, अब आप बताओ परसेंटेज ऑफ बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या वो K1 अपॉन K1 प्लस K2 into 100 बनेगा? नहीं, क्यों? कोएफिशिएंट आ गया। तो अपने को खेलना चाहिए किससे, अपनी ट्रिक से। तो देखो ट्रिक से कैसे खेलेंगे, अगर इसका x मोल कन्वर्ट हुआ बताओ b कितना बनेगा, b कितना बनेगा K1 अपॉन K1 प्लस K2, 1 मोल से बना 2 मोल, x मोल से कितना बनेगा 2x। सिमिलरली बताओ c कितना बनेगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 3x। तो समझ में आ रहा है? तो बताओ b और c का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 2K1 अपॉन 3K2 के इक्वल होगा। बताओ परसेंटेज ऑफ b कितना होगा, 2K1 अपॉन 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100। और बताओ ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50। सॉल्व करो, ये 50 से गया 2, तो 4K1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 2K1 प्लस 3K2 बनेगा। पर इसको वैसे सॉल्व नहीं हुआ, देखो वापस यहीं आ जाओगे, आगे ना सॉल्व तो यहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बताओ सॉल्व कैसे करें इसको, अब उल्टा सॉल्व करो, B और C, ठीक है। बताओ B कितना बना 50%, C भी कितना बना 50, मतलब B और C इक्वल बने। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2K1 किसके इक्वल हो जाएगा 3K2। तो यहाँ से आप क्या कर लो K1 अपॉन K2 का रेशियो निकाल लो, कितना 3/2। ये अभी अपने जो इक्वेशन बनाया था ना उससे भी वही सेम ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज तो आ गई K1 और K2 का रेशियो, तो मुझे K1 K2 का रेशियो थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए K1 की। समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे सॉल्व करके दिखाऊँ मैं, है ना, वैसे कर लेते हैं। चलो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो गया, चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं। आप चाहो तो उस वाले फॉर्मूले से कर सकते थे, अगर मैं परसेंटेज ऑफ B लिखूंगा तो वो क्या बनेगा 2K1 अपॉन 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100। ये वैल्यू कितनी आएगी 50। इसको सॉल्व कर लो तो आपको K1 अपॉन K2 का रेशियो कितना मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा। अब बताओ मैं K1 कैसे ढूंढूं? हाँ वेरी गुड, ये क्या है, इसकी ओवरऑल हाफ लाइफ है। सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बताओ ओवरऑल हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा 0.693 अपॉन K। तो K की जगह क्या लिखेंगे K1 प्लस K2, तो T हाफ यहाँ पे लिखो कितना है 1.386 इंटू 10 टू द पावर 2। तो यहाँ से आपको K1 प्लस K2 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी देखो 1/200 मिल गई ये वैल्यू। तो सही है, यहाँ से K2 की वैल्यू यहाँ रख दो, मतलब यहाँ से K2 निकालो, K2 कितना आएगा यहाँ से बताओ 2/3 K1। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो और जैसे आप ये वैल्यू रखोगे बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, कितना हो जाएगा 2/3 है ना, 5/3 K1 इज इक्वल्स टू 1/200। बताओ K1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/1000 आ गया। तो अगर K1 3/1000 है तो बताओ पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ A कितनी हो जाएगी, पहले वाले पार्ट से ln 2/k, तो 0.693 डिवाइडेड बाय K1 की वैल्यू कितनी हो गई 3/1000। देखो कितना आ गया 0.326, 3 3 9 1 इंटू 1000, दैट इज 10 टू द पावर 3 आवर्स। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, कर सकते हो, या फिर आपसे 231 आवर्स भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा और क्वेश्चन, थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना था, ऑब्जेक्टिव था मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, आंसर आपका यही है 231 आवर्स। देखो कुछ भी नहीं किया आपने, आपको ट्रिक आती है तो आपने फटाफट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अदरवाइज ना जिन लोगों को ट्रिक नहीं आती है, जो लोग पता ही नहीं जिनको कैसा भी कुछ होता है, तो वो क्या होता है वो कंफ्यूज होते रहते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं, फॉर्मुले रटते हैं, तो वो सब करने की हमको जरूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करो, आप हमेशा इन क्वेश्चंस के आंसर लेकर आओगे, चिंता करो। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं है, मेरे पास और क्वेश्चंस आपके लिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको इसकी, ताकि इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। कॉपी करो, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलो 2 क्वेश्चन मैंने आप करवा दिया, अब तीसरा क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि आपको रिएक्शन दी हुई है A goes to 2B एंड A goes to 2C। अब B और C इक्वेशन सेम है, ये चीज़ वही यहाँ पर K1 लिखा है, यहाँ K2 लिखा है, और इस बार आपको K1 अपॉन K2 की वैल्यू भी दे दी है 1/2। ठीक है, कह रहा है ऑन स्टार्टिंग विद 2 मोल A कैलकुलेट
टोटल मोल्स ऑफ ए बी एंड सी। देखो ये स्पेसिफाई कर दिया है, वैसे मुझे स्पेसिफाई भी नहीं करना चाहिए, बाहर जाना दो। टोटल मोल्स आफ्टर 75% रिएक्शन, 75% कंप्लीशन। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन लिख दिया था टोटल मोल्स ऑफ ए बी एंड सी बताने, लेकिन मैं सिर्फ टोटल मोल्स भी लिख दूं तो भी अंडरस्टूड है। टोटल मोल्स में उस टाइम पर जो जो प्रेजेंट होगा उन सबके मोल्स काउंट करने होंगे। ट्राई करें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलो जी, आपने ट्राई कर लिया होगा। आंसर इसका आना चाहिए 3.5 यानी 3.5 मोल्स इन टोटल। बहुत आसान है, देखो ध्यान से आप। आपने शुरू किया था 2 मोल ए से, टाइम t इक्वल टू 0 पर 2 मोल ए था। बहुत ध्यान से देखना। t 75, बताओ जब 75% रिएक्शन चली गई तो ये कितना बचा होगा? 25% बचा होगा ना। 75 चला गया, कितना बचा होगा? 25%। तो 2 का 25% कितना होता है? 1/4, दैट इज आधा मोल बचा होगा। सही है, तो ये आधा मोल बचा है, तो बताओ ये गया कितना मोल होगा? 1.5 मोल हो गया। अब जब आपका A 1.5 मोल जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? B में और C में। देखो A खुद तो कितना बचा? आधा मोल, दैट इज 0.5 मोल, तो A बच गया है। ठीक, और A गया कितना है? 1.5। तो लगाओ ट्रिक, K1 और K2 के रेशियो में जाएगा, तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 मोल से 2 मोल, तो 1.5 से कितना जाएगा? इंटू 1.5। रखो K1 1:2 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2। देखो 3/3 कितना आ गया? 1 मोल, तो 1 मोल तो बना होगा B। समझ में आ रहा है? बताओ C कितना बनेगा? C बनेगा उल्टा K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 1.5 से इंटू 1.5। बताओ कितना मोल बना? 2 मोल C, 1 मोल B, 2 मोल C, और बचा कौन था? 0.5 मोल A। बताओ टोटल मोल्स कितने आ गए? 3.5। सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। कर सकते हो? कर सकते हो तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सोच समझ के सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। ए गैस टू बी गैस है ना, ए गैस से टू बी गैस बन रहा है, और दूसरा ए गैस और इससे क्या बन रहा है? सी गैस। ठीक है, K1 इसकी वैल्यू दी है 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, और K2 की वैल्यू दी है 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ठीक है, चलो जी, ये दे दिया। कह रहा है कि रिएक्शन, इसको मैं लाइन छोटी कर देता हूँ पढ़ने के बाद। ऑन स्टार्टिंग विद, ऐसे लिखो आप इसको, 1 मोल A इन अ 1 लीटर वेसल with initial pressure 2 atm। ठीक है, क्लोज कंटेनर है, 1 लीटर क्लोज वेसल, और लिख देना आप इसके अंदर initial pressure of 2 atm। what is the total pressure developed in container after 50 minutes from start of reaction। ठीक है, और आप एक काम करो, क्लोज्ड रिजिड वेसल ले लो इसको, फिर पंगा हो जाएगा। ठीक है, क्लोज रिजिड वेसल है, मतलब जब वेसल क्लोज्ड और रिजिड हो गई तो फिर हम क्या बोलते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, आपको 50 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा ये बताना है इस रिएक्शन में, टोटल प्रेशर कितना डेवलप होगा। चलो ट्राई करो, फिर हम इसको भी डिस्कस करते हैं। आंसर आपका आ गया होगा, आंसर इसका आना चाहिए आपका 2.5। ठीक, फिर से देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये K1 है, ये K2 है। ठीक, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। आपको दिया हुआ टाइम, ये थोड़ा ना आपको टिक करना चाहिए। देखो 0.693 0.6 टाइप का बनता है, तो कैंसिल होते हैं, है ना। आप क्या करो, जब भी टाइम दिया हुआ तो पहले चेक कर लो कि टाइम कहीं हाफ लाइफ का मल्टीपल तो नहीं है। तो आप इसकी ना हाफ लाइफ निकालो, ओवरऑल हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? ln2 0.693 अपॉन, है ना, ये एक ही ओवरऑल हाफ लाइफ है, K1 प्लस K2। तो K1 प्लस K2 ऐड करो, ये बन जाएगा 2 इंटू 0.693 इंटू 10⁻³ और आई थिंक ये 50 मिनट ही आ जाएगा। सही है, तो ये बात हो चुकी है कि टाइम जो था वो 50 मिनट है। आपने शुरू किया A से, A कन्वर्ट हो रहा है 2B में और C में। इनिशियली A था 1 मोल, आप 1 मोल की जगह छोड़ा तो टोटल प्रेशर ले लो 2 atm। इनिशियल 2 atm था, बताओ 50 मिनट में कितना जा चुका होगा? हाफ, यानी 1 atm जा चुका होगा और 1 atm बचा होगा। बताओ इसके 1 atm से ये कितना बनेगा? देखो K1 K2 की वैल्यू तो सेम है ना, K1 है K2 है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। तो B कितना बनेगा? K1 अपॉन K1 प्लस K2, रेशियो 1:1 आएगा, इनटू 1 मोल से 2 मोल बना, तो 1 atm से कितना बनेगा? 2 atm। तो ये कितना बना? 2/2, दैट इज 1।
सही है। बताओ सी कितना बनेगा, तो वही K2 अपॉन K1 प्लस K2, अगेन वैल्यू सेम है, इंटू 1, तो ये कितना बन गया 0.5। तो देखो 1 ATM बचा A, 1 ATM B और 0.5 ATM C, बताओ टोटल मिलाकर कितना हो गया 2.5 ATM। आई बात समझ में? तो देखो मैंने आपको ये चीज बताई नहीं थी एवरेज हाफ लाइफ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज हाफ लाइफ अलग होती है ना, एवरेज ओवरऑल। दिस इज हाफ लाइफ ऑफ ए। बताओ ए का ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना था, K1 प्लस K2। तो अगर आप ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो हाफ लाइफ ऑफ ए कितनी बनेगी 0.693 अपॉन K1 प्लस K2, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी हम एक और टर्म पढ़ेंगे, ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, वो अलग होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ ए की हाफ लाइफ की अगर आप बात कर रहे हो, अब आप ये बोलोगे कि रिएक्शन में भी तो ए जा रहा है, तो ए की ओवरऑल हाफ लाइफ सेम होगी, नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आप लोग देखना। अभी आप ये ध्यान रखो कि अगर आप ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो हाफ लाइफ आप कैसे निकालोगे, 0.693 अपॉन K1 प्लस K2 से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो फिर वो एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें दो ही रिएक्टेंट है, क्यों ना हम एक क्वेश्चन करें जिसके अंदर 3 रिएक्टेंट्स हो, है ना। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनके अंदर 3 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो, 3 प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो। तो जो अगला क्वेश्चन आपका वो ऐसा है, A goes to B, A goes to C and A goes to D। ये K1, ये K2, ये K3, ठीक। सबकी वैल्यूज दी हुई है आपको। K1 दिया हुआ है 2 × 10⁻³ सेकेंड, K2 दिया हुआ है 3 × 10⁻³ सेकेंड और K3 दिया हुआ है 1.93 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। थोड़ा शायद ये कैलकुलेटिव हो सकता है, तो ऐसा करता हूं मैं, टाइम थोड़ा छोटा कर दूंगा, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लगाओ आप दिमाग। कह रहा है कि इनिशियली ओनली A was taken at 8 ATM pressure, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। कह रहा है कि the partial pressure of B after 100 seconds will be। ऑप्शन भी देता हूँ मैं आपको, आपका ऑप्शन है 0.577, ऑप्शन बी है 0.288, ऑप्शन सी है 1.154 और ऑप्शन डी है 2, ठीक। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ये बहुत आसान है, मुझे पूरी उम्मीद है बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लो। देखो बहुत आसान है, अगर अपन ट्रिक से मूव करें, नहीं करोगे तो फिर से वही मतलब सॉल्व करने में दिक्कत आती है। फिर आप देखो K1 K2, जब K1 K2 K3 दिए तो आप पहले तो निकाल लो K एवरेज कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आएगा 6.93 × 10⁻³। अगर आपको सारे के एवरेज पता है तो उससे आप निकाल लो इसकी एवरेज हाफ लाइफ, तो टी हाफ एवरेज कितनी होगी बताओ, वो बन जाएगी 0.693 अपॉन 6.93 × 10⁻³ जो कैलकुलेट करने पर आएगा 100 सेकेंड। तो कभी भी आपको टाइम फ्रेम दिया हो, आप सबसे पहले हाफ लाइफ निकाल कर देख लिया करो, तो दिख गया है कि भाई एक हाफ लाइफ के बाद ही हमसे बात कर रहा है। अब आपने शुरू किया था 8 ATM ऑफ ए से, ठीक। बताओ एक हाफ लाइफ के बाद ए कितना बचेगा, 4 ATM, मतलब 4 ATM ए जा चुका होगा किसके अंदर, बी, सी और डी में। तो मुझे तो सिर्फ बी की बात करनी है, तो मुझे और किसी मतलब नहीं है। बताओ बी कितना बनेगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 × 4। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, तो देखो K1 की जगह लिखोगे आप 2 × 10⁻³, ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा 6.93 × 10⁻³ और आंसर आ जाएगा 1.154। सही है। तो ये थी आपकी एवरेज रिएक्शन, सॉरी एवरेज क्या खाने का माल दिखा रहे हैं मुझे, बताओ कंफ्यूज कर रहा हूँ, खा लो आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, देखो फिर कंफ्यूज हो गया, पद भ्रष्ट कर रहा हूँ आप मुझे, कचौरी दिखा के। A B C D, ठीक। हम लोग बात कर रहे थे पैरेलल रिएक्शंस की, और पैरेलल रिएक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स जो लोगों को बहुत टफ लगते हैं, और हमने देखो कितने आसानी से एक लाइन में इनके आंसर्स निकाले, तो ट्रिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं एवरेज हाफ लाइफ की, जो मैं आपसे भी कर रहा था। तो एवरेज हाफ लाइफ के ना 2 केस बनते हैं, अब तो आप इसको टॉपिक बना के पढ़ लेते हैं। डालो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज हाफ करोगे। केस 1, व्हेन रेट कांस्टेंट्स आर गिवन, मतलब आपको K1 K2 की वैल्यूज दी हुई है, तो आपकी रिएक्शन A goes to B, A goes to C, ये है K1, ये है K2। तो इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको एवरेज हाफ लाइफ निकालनी है A की, ठीक, A की एवरेज हाफ लाइफ कितनी होगी बताओ। एवरेज हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा भाई, और रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो बनेगा 0.693 अपॉन K एवरेज, और K एवरेज कितना होता है K1 प्लस K2, जिसको भी हम सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते आ रहे हैं, यूज करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको K1 K2 K3 सब दिए हुए हैं तो सोचना नहीं है, एवरेज हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, 0.693 अपॉन K1 प्लस K2, 3 हो तो K1 प्लस K2 प्लस K3। लेकिन अगर आपको रेट कांस्टेंट्स की जगह पार्शियल हाफ लाइफ दी हुई है, व्हेन पार्शियल
हाफ लाइफ्स आर गिवन। कैसे? तो ये है, ये बी है, ये सी है, इसकी हाफ लाइफ है T1 सिर्फ इस वाली रिएक्शन की, इसको बोलते हैं पार्शियल हाफ लाइफ। दिस इज पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, T2 पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। और अब आपको कैलकुलेट करना है T एवरेज। बताओ क्या हम T एवरेज को डायरेक्टली T1 प्लस T2 लिख सकते हैं? यस और नो? ये पता नहीं, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज कभी भी यूज मत करना। जब आपको दोनों की हाफ लाइफ दी है तो फिर देखो हम एवरेज हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। बताओ के एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? K1 प्लस K2। क्या मैं के एवरेज को ln2/T एवरेज लिख सकता हूँ? बताओ मैं K1 को क्या लिख सकता हूँ? ln2/T1। बताओ मैं K2 को क्या लिख सकता हूँ? ln2/T2। ये गया, ये गया, ये गया। तो 1/T एवरेज किसके इक्वल आ गया? एलसीएम ले लो, ये बनेगा T1 प्लस T2/T1T2। बताओ T एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया? ये रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आसान है फॉर्मूला, याद रखना चाहो तो रख लेना। बाकी कंसेप्ट समझो। जब आपको K की वैल्यू नहीं देकर दोनों की हाफ लाइफ दी है तो पहले आप K1 प्लस K2 की वैल्यू निकालो। इसका थ्योरेटिकल है, पहले आप दोनों का K1 निकालो, फिर उससे आप एवरेज हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, तो ये भी आपके काम में आएगा। आई बात समझ में? तो ये थी अपनी पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आज का पूरा लेक्चर मैंने पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिवोट कर दिया है। रीजन आप भी समझते हो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, जेईई में भी पूछी जाती है और बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इनको स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको अपनी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका